चलो बेटा, ओके। हाँ, तो हम लोग पढ़ लिए थे एक टॉपिक पढ़ लिए थे हम लोग, है ना, कि किसी भी ठोस के त्रिविमीय संरचना में, है ना, अगर हम अणु, परमाणु और आयन को, ठीक है ना, घन के शीर्ष पर व्यवस्थित करते हैं तो उस व्यवस्था से, ठीक है, जो इकाई कोश उत्पन्न होता है वो आद्य घन या सामान्य घन के रूप में विकसित हुआ था। ठीक है, और जब आद्य घन और सामान्य घन की गुणधर्म के बारे में बात कर रहे थे तो प्रत्येक शीर्ष पर हमने एक परमाणु या एक अणु या एक आयन के रूप में उसके क्रिस्टल के भीतर एक लैटिस बिंदु पाया। ठीक है, और प्रत्येक लैटिस बिंदु पर अगर परमाणु उपस्थित है तो सिर्फ और सिर्फ उसका 1/8 भाग क्या था, उस इकाई कोश के भीतर था, जबकि 7/8 भाग अलग अलग 7 इकाई कोश के भीतर उपस्थित होते हैं। इसलिए अगर उस कुल 1/8 टुकड़े को जोड़ करके उस इकाई कोश के भीतर देखा गया तो सिर्फ और सिर्फ एक परमाणु देखा गया, है ना। दूसरा, जब हम उस इकाई कोश के शीर्ष बिंदु पर उपस्थित परमाणु के त्रिज्या और उसके कारण जो विकसित हुआ सामान्य घन, उसकी भुजा की लंबाई के बीच अगर हमने एक रिलेशन आइडेंटिफाई किया तो वो रिलेशन बेसिकली क्या था, तो जो भुजा की लंबाई थी वो परमाणु के त्रिज्या के 2 गुना लंबाई के बराबर था। अर्थात आप दूसरे तरीके से कह सकते हैं, जो परमाणु का व्यास है वही उसका क्या होगा, भुजा की लंबाई होगा, क्योंकि 2 गुना परमाणु त्रिज्या है तो 2 गुना परमाणु त्रिज्या तो व्यास भी कहलाता है ना। अर्थात एक परमाणु का व्यास जो होगा वो क्या कर सकता है, एक घन का निर्माण कर सकता है, एक घन के भुजा की लंबाई के बराबर होता है। दूसरा, फिर हम लोगों ने क्या देखा कि उस प्रकार के लैटिस में अगर हम 1/8 टुकड़े को 8 जगह देखते हैं तो उससे जो आयतन विकसित होता है उसका सिर्फ π/6 भाग ही क्या था, अवयवी कण के द्वारा भरा हुआ था, जबकि बाकी हिस्सा उस सामान्य इकाई कोश का क्या था, खाली था। और उसी को हम लोग संकुलन क्षमता कह रहे थे, और उस संकुलन क्षमता को अगर प्रतिशत के रूप में रूपांतरित कर रहे थे तो हमने उसको क्या पढ़ा था, संकुलन प्रतिशत कहा था, पैकिंग एफिशिएंसी कहा था, जो 52.33% के बराबर था। इसका मतलब 47.7% क्रिस्टल का जो भाग है वो क्या होगा, खाली होगा, है ना। ये बातें हम लोग सामान्य घन के बारे में डिस्कस किए थे। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे टॉपिक, उस टॉपिक का नाम होगा, है ना, उस टॉपिक का नाम होगा केंद्रित इकाई कोश। केंद्रित इकाई कोश। अच्छा, केंद्रित इकाई कोश का मतलब क्या है, तो केंद्रित इकाई कोश ये कहता है कि अगर आप किसी ठोस के त्रिविमीय संरचना में, किसी ठोस के त्रिविमीय संरचना में परमाणु, अणु और आयन को शीर्ष के अलावे किसी और केंद्र बिंदु पर रखते हैं। जैसे मैं बोलूं क्या 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 केंद्र बिंदु हो सकता है, तो मैंने बोला क्या बेटा, ये आपका एक घन है, ठीक है ना, आपका एक घन है, तो सबसे पहला लैटिस बिंदु जो हमको दिख रहा है वो शीर्ष बिंदु, तो प्रत्येक शीर्ष बिंदु पर रख दिया परमाणु को, तो इससे जो घन विकसित हुआ वो संरचना सामान्य घन कहता है। लेकिन इस सामान्य घन की संरचना को अगर मैं केंद्रित घन की संरचना के रूप में रूपांतरित करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ और भी परमाणु व्यवस्थित करने पड़ेंगे इस व्यवस्था में, और उसका स्थान कोई ना कोई केंद्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कोई ना कोई केंद्र होना चाहिए। तो देखिए क्या क्या केंद्र हो सकता है, तो मैं बोलूं कि अगर हमारे पास एक सामान्य घन है, हमारे पास एक सामान्य घन है और इस सामान्य घन में 6 फलक है, ठीक है, और प्रत्येक फलक पर एक डायगोनल है, जो डायगोनल एक दूसरे को जिस बिंदु पर कट करता है वो बिंदु कौन सा बिंदु कहलाता है, फलक केंद्र कहलाता है। कौन सा केंद्र कहलाता है, फलक केंद्र कहलाता है। तो मैं बोलूं क्या कि यदि परमाणु को मैं शीर्ष के साथ साथ, किसके साथ साथ, शीर्ष के साथ साथ प्रत्येक फलक पर व्यवस्थित कर दूं, शीर्ष के साथ साथ कहाँ व्यवस्थित कर दूं बेटा, प्रत्येक फलक पर व्यवस्थित कर दूं, तो इस फलक के व्यवस्था से जो ठोस उत्पन्न होगा, अब एक आगे होगा और एक किधर होगा, पीछे होगा, है ना। तो ये जो आपका ठोस है, ये जो इकाई कोश है, वो इकाई कोश क्या कहलाएगा, फलक केंद्रित इकाई कोश कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फलक केंद्रित इकाई कोश, क्योंकि यहाँ पर परमाणु की व्यवस्था क्या है बेटा, तो परमाणु को शीर्ष पर तो रखा ही रखा मैंने, परमाणु को कहाँ पे रख दिया है, तल के केंद्र पे रख दिया, और तल का केंद्र ही फलक केंद्र का निर्माण कर रहा है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि केंद्रित इकाई सेल में लैटिस बिंदु शीर्ष बिंदु के अलावे कोई केंद्र बिंदु हो सकता है, और वो केंद्र क्या है, फलक केंद्र है। या फिर आप ऐसा मान लो कि आपके पास एक घन है, आपके पास एक घन है, ठीक है ना, और घन के शीर्ष पर तो आपने परमाणु को व्यवस्थित कर ही रखा है, घन के 8 शीर्ष पर आपने परमाणु को व्यवस्थित कर रखा है,
लेकिन घन के पिंड के भीतर से, घन के पिंड के भीतर से एक डायगोनल पास आउट कर रहा है। एक डायगोनल कहाँ से कहाँ, देखो ये ऊपर वाला शीर्ष है और ये सबसे नीचे वाला शीर्ष है, तो ऊपर वाले से नीचे वाले शीर्ष की ओर एक लाइन बना दीजिए, तो ये बॉडी डायगोनल कहलाता है। दूसरा फिर देखिए बेटा, ये सबसे ऊपर है और ये सबसे नीचे है, अपोजिट डायरेक्शन वाला, उससे भी एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये दोनों डायगोनल जिस बिंदु पर कट करता है वही बिंदु क्या कहलाता है, पिंड केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, पिंड केंद्र। यानी यहाँ पर परमाणु को मैंने कौन सा स्थान दिया, पिंड का केंद्र दिया। इसलिए इस प्रकार के जो इकाई कोष होते हैं उनको हम लोग पिंड केंद्रित कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा, पिंड केंद्रित। तो केंद्रित इकाई कोष दो प्रकार का हो सकता है, फलक केंद्रित इकाई कोष और पिंड केंद्रित इकाई कोष। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना, यहाँ तक कोई डाउट है। अर्थात अगर मैं केंद्रित इकाई कोष को परिभाषित करूँ तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा, देखो है ना, वह ठोस की वह त्रिविमीय संरचना, ठोस की वह त्रिविमीय संरचना, ठोस की वह त्रिविमीय संरचना, ठीक है ना, जिसमें, ठीक है ना, जिसमें परमाणु, अणु अथवा आयन को, ठीक है ना, शीर्ष, घन के शीर्ष बिंदु के साथ साथ, घन के शीर्ष बिंदु के साथ साथ, घन के शीर्ष बिंदु के साथ साथ, ठीक है ना, घन के अन्य केंद्र, घन के अन्य केंद्र पर व्यवस्थित करते हैं, घन के अन्य केंद्र पर व्यवस्थित करते हैं, ठीक है ना, घन के अन्य केंद्र पर व्यवस्थित करते हैं, ठीक है ना, वह क्या कहलाता है, केंद्रित इकाई कोष का। क्या कहलाता है बेटा, केंद्रित इकाई कोष कहलाता है, वह केंद्रित इकाई कोष कहलाता है। और केंद्रित इकाई कोष दो प्रकार का है, जो सबसे पहला है वो है फलक केंद्रित कोष और दूसरा क्या है आपका, पिंड केंद्रित कोष। समझ में आया, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, उसी फ्रेम में, ठीक है। इसमें सबसे पहला जो है आपका क्या है, फलक केंद्रित इकाई कोष। ठीक है, तो फलक केंद्रित इकाई कोष का क्या मतलब होता है ना, इसका डिटेल देख लेते हैं। फलक केंद्रित इकाई कोष, जैसे हम लोग डिटेल स्टडी किए थे ना सामान्य घन का, वैसे ही हमारे पास डिटेल स्टडी करना है किसका, फलक केंद्रित इकाई कोष का, फलक केंद्रित इकाई कोष। ठीक है ना, इसको शॉर्टकट में यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है ना, यूनिट सेल, और ऐसे सिंपली क्या कहते हैं, एफसीसी। क्या कहते हैं, एफसीसी। तो देखो बेटा, सबसे पहला चीज, सामान्य घन में सिर्फ और सिर्फ लैटिस बिंदु क्या था, शीर्ष बिंदु था, लेकिन इसको मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, फलक केंद्रित में। तो घन बनाने के लिए तो शीर्ष का रिक्वायरमेंट है ही, उसके अलावा मुझे परमाणु को कहाँ पे व्यवस्थित रखना पड़ेगा, घन के फलक केंद्र पर, घन के फलक केंद्र पर। यानी हम क्या देख पा रहे हैं, वह इकाई कोष, वह इकाई कोष, ठीक है ना, जिसके प्रत्येक शीर्ष बिंदु के साथ, ठीक है, जिसके प्रत्येक शीर्ष बिंदु के साथ, प्रत्येक शीर्ष बिंदु के साथ, प्रत्येक शीर्ष बिंदु के साथ साथ, ठीक है ना, परमाणु को, ठीक है ना, घन के प्रत्येक फलक केंद्र पर व्यवस्थित किया गया, प्रत्येक फलक केंद्र पर व्यवस्थित किया गया, प्रत्येक फलक केंद्र पर व्यवस्थित किया गया है ना, ठीक है, व्यवस्थित किया गया है, ठीक है, व्यवस्थित किया गया है, उसे क्या कह देते हैं, उसे फलक केंद्रित इकाई कोष कहते हैं, फलक केंद्रित इकाई कोष कहते हैं। ठीक है ना, अर्थात संरचना के हिसाब से देखें तो मुझे क्यूब बनाना तो है, पहले क्यूब बना लेना, ठीक है ना, और इस क्यूब के प्रत्येक शीर्ष के साथ साथ मुझे फलक पर रखना। तो यहाँ पर शीर्ष बिंदु हो गया, ये भी शीर्ष बिंदु है, ये भी शीर्ष बिंदु, 8 शीर्ष बिंदु पर 8 परमाणु उपस्थित है और हर फलक पर एक एक परमाणु उपस्थित है। एक फलक देखो ऊपर है और एक फलक, तो यहाँ पर एक परमाणु है और ठीक उसके विपरीत दूसरे दिशा में, फिर एक फलक दोनों तरफ है ना, तो यहाँ पर एक परमाणु है और ठीक दूसरी तरफ इधर परमाणु, फिर एक फलक पीछे और एक फलक आगे। तो यहाँ पर एक लाइन बनाता हूँ छोटा सा, एक फलक आगे और एक फलक
पीछे, है ना। तो कुल मिलाकर के देखो शीर्ष की संख्या कितनी, हाँ, तो शीर्ष की संख्या 8 और फलक की संख्या, है ना, तो फलक केंद्र की संख्या 6। कुल कितने परमाणु के द्वारा ऐसी संरचना विकसित होगी, 14 परमाणु को इस प्रकार व्यवस्थित करेंगे तब जाकर के ये संरचना क्या हो सकता है, विकसित हो सकता है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना, है ना। अर्थात अगर हम लोग इस फलक केंद्रित इकाई का, फलक केंद्रित इकाई कोष के गुणधर्म, इकाई कोष के गुणधर्म, तो सबसे पहले हमें इसमें लैटिस बिंदु ही समझना है कि लैटिस बिंदु एक प्रकार का है कि दो प्रकार का है, दो प्रकार का है। एक शीर्ष बिंदु है और एक फलक केंद्र है, ठीक है ना। तो लैटिस बिंदु दो प्रकार का है, लैटिस बिंदु दो प्रकार का है, ठीक है ना। अब ये जो दो प्रकार का लैटिस बिंदु है, एक है शीर्ष बिंदु जिसकी संख्या कितनी 8 और एक है फलक केंद्र जिसकी संख्या कितना 6। तो तीसरा चीज हम लोग समझते हैं यहां पर परमाणु का भाग, परमाणु का भाग। ऑलरेडी हम लोग एक पढ़ चुके थे कि शीर्ष पर परमाणु का कितना भाग था, 1/8 भाग, कल के क्लास में हमने डिस्कस किया था, है ना, 1/8 भाग था। लेकिन अगर मैं बात करूं फलक केंद्र पर, क्योंकि शीर्ष पर आपने देखा था कि अगर मैं एक शीर्ष देखूं किसी घन का, तो उस शीर्ष के द्वारा हम लोग 8 इकाई कोष का निर्माण कर सकते हैं। अर्थात उस शीर्ष बिंदु पर रखा हुआ एक परमाणु 8 बराबर टुकड़ा में क्या हो सकता है, विभाजित हो सकता है। लेकिन जब मैं बात करूं फलक केंद्र का, तो फलक केंद्र पर रखे हुए परमाणु का कितना टुकड़ा आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। तो वो चीज़ समझिए, देखिए वो चीज़ समझ लेते हैं हम लोग, है ना। ठीक है बेटा, देखो ये गोला है, ये गोलाकार है ना संरचना, और मैं बात करता हूँ ये एक फलक केंद्र है, ठीक है ना। ये क्या है, एक फलक केंद्र है, ठीक है ना। ये एक फलक केंद्र है ना। और अगर इस परमाणु को मैं फलक केंद्र पर ऐसे व्यवस्थित करूं, तो ये फलक जो है इस परमाणु को कितने टुकड़ा में विभाजित किया, 2 टुकड़ा में। 2 टुकड़ा में क्या है, एक टुकड़ा दाएं साइड है और एक टुकड़ा बाएं साइड, है ना। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि फलक केंद्र पर रखा हुआ एक परमाणु 2 बराबर भाग में विभाजित हो सकता है। तो आधा भाग आपके इकाई सेल में और आधा भाग हमारे इकाई कोष में। समझ में आया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना। तो हर फलक पर रखा हुआ परमाणु का सिर्फ और सिर्फ कितना भाग हो सकता है, 2 भाग हो सकता है। कितना भाग हो सकता है, 2 भाग हो सकता है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं क्या, देखो यानी कि शीर्ष पर रखा हुआ परमाणु का 1/8 भाग होगा, जबकि फलक केंद्र पर रखे हुए परमाणु का कितना भाग, 1/2 भाग। समझ में आया। अच्छा, अब एक बात देखिए, और चौथा चीज जो आपको पता करना है वो है पता करना रैंक ऑफ क्रिस्टल। रैंक ऑफ क्रिस्टल, अच्छा रैंक ऑफ क्रिस्टल के लिए मैंने कल के क्लास में समझाया था कि रैंक ऑफ क्रिस्टल को जेड के द्वारा निरूपित करते हैं। तो जेड इक्वल टू होगा लैटिस बिंदु फर्स्ट गुना लैटिस भाग प्लस, इसमें एक ही लैटिस बिंदु है कि 2 लैटिस बिंदु है, 2 लैटिस बिंदु। तो लैटिस बिंदु 1 गुना लैटिस भाग, दूसरा लैटिस बिंदु 2
गुना भाग। तो देखिए लैटिस बिंदु 1 क्या है, शीर्ष बिंदु है। क्या है, शीर्ष बिंदु। उसकी संख्या कितनी, 8। तो लैटिस बिंदु शीर्ष बिंदु 8, उसका भाग कितना, 1/8 प्लस लैटिस बिंदु सेकेंड क्या है, देखो फलक केंद्र, फलक केंद्र की संख्या 6, ठीक है ना, गुना उस लैटिस भाग का कितना हिस्सा है, 1/2, यही है ना। तो देखिए 8 से 8 कट गया, 1 आ गया और 2 तिया 6, 3 आ गया, 3 + 1 कितना, 4। अर्थात क्या है, एक फलक केंद्रित इकाई कोष के निर्माण के लिए कम से कम हमें कितने परमाणु की आवश्यकता होगी, 4 परमाणु की आवश्यकता होती है। तो 4 परमाणु के व्यवस्था क्रम से जो इकाई कोष निर्मित होता है वो इकाई कोष क्या कहलाएगा, फलक केंद्रित इकाई कोष कहलाएगा। समझ में आया, कोई कन्फ्यूजन वाली बात है? जिसमें क्या है बेटा, प्रत्येक शीर्ष पर सिर्फ 1/8 भाग, वहाँ पर 1/8, नीचे 1/8, इधर 1/8, इधर। तो 4 आपके सामने हिस्सा है और 4 आपके पीछे हिस्सा, तो 8 हिस्सा हो गए। उसके अलावा एक छत है, नीचे फ्लोर है ना, और 4 दीवार है जो प्लेन में उपस्थित है। तो 4 में 1 2 3 4। तो देखो ये ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया, एक दाहिने हो गया, एक बाएं हो गया, एक आपके सामने हो गया और एक पीछे हो गया। कुल 6 दीवार है। तो 6 दीवार पर आधा आधा आइटम है। तो उस आधा आधा आइटम को जोड़ेंगे तो 3 आइटम होगा और 1/8 1/8 8 जगह जोड़ेंगे तो कुल 4 आइटम होगा। अर्थात फलक केंद्रित इकाई कोष के भीतर सिर्फ और सिर्फ कितने परमाणु उपस्थित हैं, 4 परमाणु उपस्थित हैं। इसलिए फलक केंद्रित का रैंक ऑफ क्रिस्टल अर्थात Z किसके बराबर होगा, 4 के बराबर। क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है ना? चलिए नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, तो अगला बेटा यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं था ना? ठीक है, आगे का टॉपिक समझिए थोड़ा सा। ये भी छोटा सा टॉपिक है। टॉपिक का नाम है क्या, देखिए परमाणु की त्रिज्या है ना, परमाणु की त्रिज्या एवं, ठीक है, घन के भुजा की लंबाई के बीच संबंध, ठीक है, के बीच संबंध। अब समझिएगा थोड़ा सा, है ना। हमने पढ़ा था क्या, और ये किसके लिए पढ़ रहे हैं हम लोग, कौन सा केंद्रित है, फलक केंद्रित। कल के क्लास में हमने पढ़ा था सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, आदि घन के लिए। और आदि घन में आपने क्या पढ़ा था कि आदि घन की व्यवस्था कुछ ऐसी थी, यहाँ पे था ना, एक परमाणु यहाँ पे था, दूसरा ऐसे था, तीसरा ऐसे था, चौथा ऐसे था, है ना। जबकि मैं फलक केंद्रित बनाने के लिए क्या कर रहा हूँ, उतना ही बड़ा एक परमाणु फलक केंद्र पर रख दिया। इस परमाणु को उठा के यहाँ पे रखेंगे तो ये चारों परमाणु एक दूसरे से सटे हुए रहेंगे क्या अलग हो जाएंगे, ये चारों अगर उसको उठा के यहाँ पर रख दें तो पहले मैं ऐसे रखूँगा ना, बीच में रखा ना। अच्छा, जब बीच में रखेंगे तो ये चारों एक दूसरे से अलग हो जाएगा ना, और अलग हुआ तो कैसा होगा, ये इसके साथ सटा हुआ रहेगा, इसके साथ सटा हुआ रहेगा, ये इसके साथ सटा हुआ रहेगा, ये इसके साथ सटा हुआ, मतलब ये तीनों तो सटा हुआ है लेकिन ये दोनों सटा हुआ नहीं। आया समझ में? ठीक है, बीच में फैला देगा बेटा, ऐसे समझो ना, इमेजिन करो ना कि 4 कॉस्को का बॉल सटा हुआ रखा हुआ है, 4 कॉस्को का बॉल आपने रख दिया। अब 5वां यहाँ बीच में रखिएगा तो ये चारों अलग हो जाएगा ना, 5वां यहाँ जैसे रखेंगे तो ये चारों अलग हो जाएगा एक दूसरे से। लेकिन क्या हो सकता है, या तो इस दिशा में सटा हुआ है या तो देखिए मैंने कोई भी एक ले लिया कि इस दिशा में तो सटा हुआ है ना, ठीक है ना। अच्छा, अब दूसरी चीज़ समझिएगा थोड़ा, क्योंकि मुझे ज्यामिति ही तो समझना है सिर्फ, है ना। अच्छा, अब मैं बोलूँ क्या कि बाकी फिर से मैं बनाता हूँ इसका एक और छोटा सा भाई, है ना, जो सटा हुआ भाग है बस उसको कंसिडर करते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। तो सटा हुआ एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर, यही है ना। अच्छा, ये घन का भुजा है, ए लिख सकते हैं, ये भी घन का भुजा है, ए लिख सकते हैं। दोनों के बीच का कोण कितना, 90 डिग्री। तो ये एक समकोण है, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आपने पढ़ा होगा क्या, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, पढ़ा है ना। सो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर ए है, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। सो एच स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर होगा,
यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं ना। अच्छा दूसरा एक चीज़ समझिए, h है किसके बराबर, तो h तो यही है ना। इस h पर देखें तो ये एक परमाणु का त्रिज्या, ये एक परमाणु का त्रिज्या, और ये परमाणु का त्रिज्या है कि परमाणु का व्यास है, व्यास पूरा का पूरा परमाणु है, तो 2 बार त्रिज्या है ना, तो 2 बार त्रिज्या लिखेंगे तो कितना है 2r। यानी इस डायग्राम से देखें तो ये हो गया इक्वेशन 1, और चित्र से देखें, चित्र से तो h इज इक्वल टू r प्लस 2r प्लस r इज इक्वल टू कितना है ना, कोई डाउट तो नहीं है ना। तो ये हो गया समीकरण 2। तो बताइए तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 2 तथा 1 से h के जगह पर 4r है ना, h की जगह पर 4r है, तो 4r का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। स्क्वायर को उधर भेज दें, अच्छा स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट में जाएगा ना, सो 4r इक्वल टू रूट 2a स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा रूट 2a, क्योंकि एक a बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से, इसलिए r इज इक्वल टू क्या आ गया रूट 2a/4। मतलब परमाणु की त्रिज्या, ठीक है ना, घन के भुजा की लंबाई का रूट 2/4 गुना टाइम। समझ में आया क्या, बोलो बेटा। हाँ आ गया ना समझ में, सिर्फ कैलकुलेशन समझ में आया, कैसे किए वो नहीं समझ में आया, आ गया ना, कोई डाउट तो नहीं है ना। क्या समझ में नहीं आया मुझे ये बताओ। ये तुम्हारा ये नहीं पढ़े थे हम, ये क्या बोलते हैं उसको, पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हो 10th क्लास में। परपेंडिकुलर होता है, मैं लिख देता हूँ, देखिए यहाँ से h का मतलब होता है कर्ण, हाँ हाइपोटेनस, p का मतलब लंब, और b का मतलब आधार। ठीक है, तो एक फार्मूला तुम पढ़े होगे 10वां में, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, पढ़े हो ना। तो कर्ण का सिंबल h है ना, इसलिए क्या हो गया h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखो ना लंब को मैं इस, जैसे यहाँ पे देखो ना, यहाँ पर कितना कोण है 90 डिग्री है, तो ये अगर आधार है आपका, मैं नाम लिख देता हूँ a b और c, तो अगर ए बी आधार है तो ए सी लंब है, अर्थात यही ना ए सी लंब है किस पर, ए बी पर, आया ना समझ में। और जो आपका बी सी है वो क्या कर्ण है, बी सी क्या है कर्ण है, तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, तो लंब भी ए है और आधार भी ए है, क्योंकि क्यूब है ना, घन का ही भाग है ना ये। समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक, नोट कर लीजिए इसको। सब कुछ आ गया ना उसमें। ठीक है बेटा, तो अब एक लास्ट टॉपिक और है ना, आपका 5 मिनट और लगेगा, है ना। उसको बोलते हैं क्या, पैकिंग फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन। वही संकुलन क्षमता, हाँ कल की क्लास में डिस्कस किया था ना, सबके लिए पढ़ना, आद्य घन के लिए पढ़ना भी था, है ना। तो हम फलक केंद्र, तो संकुलन मतलब आप टॉपिक का नाम लिख सकते हैं क्या, फलक केंद्रित इकाई कोश का संकुलन क्षमता, ठीक है ना। अब देखो मैं समझाता हूँ पहले, इसका स्ट्रक्चर कैसा था। इसमें परमाणु कुछ ऐसा था ना, है ना, शीर्ष पर तो है ही, उसके साथ साथ कहाँ पे मौजूद है, फलक केंद्र पर, तो आधा आधा मौजूद है फलक पर, ऐसे ऐसे तो पहले मौजूद है ना, आधा आधा, तो जो आधा आधा है, ठीक है, पहले उसको आप भर दीजिए। ये पार्ट भरा हुआ है ना, ये पार्ट भी भरा हुआ है, ठीक है ना, ये पार्ट भी भरा हुआ है, और ये आगे से, ये साइड से, और ये नीचे से आधा, ठीक है ना। उसका बचा हुआ पार्ट जो है वो कॉर्नर कॉर्नर है, तो कॉर्नर पे देखिए ऐसे भरा हुआ है, ठीक है, कॉर्नर पर ये तीनों से टच करेगा, ऐसे भरा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए, ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए बेटा, ये वाला पार्ट भरा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ से देखिए, ठीक है, फिर यहाँ से देखिए, थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स पर ध्यान दें। यहाँ पर देखिए ऐसा होगा, और यहाँ पर देखिए, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से।
तो हम क्या देख पा रहे हैं, ये सब भाग जो है भरा हुआ है, ये सब भाग क्या है, भरा हुआ। अच्छा, ये जो भाग भरा हुआ है उसमें से दो पोजीशन था। एक पोजीशन है 1/8 गुना 8, ये पोजीशन कहाँ पर, शीर्ष पर, और एक पोजीशन था कहाँ पर, 1/2 गुना 6। तो यहाँ पर कहाँ, ये 3 कहाँ था, सॉरी यहाँ 1 होगा बेटा, ये 3 कहाँ था, फलक केंद्र पर। तो फलक केंद्र के स्थान को 3 परमाणु ने घेर रखा है और शीर्ष के स्थान को कुल 1 परमाणु ने घेर रखा। तो कुल परमाणु की संख्या कितनी है, 4। कुल परमाणु की संख्या 4। तो कल की क्लास में हम लोगों ने संकुलन क्षमता पढ़ा था कि संकुलन क्षमता क्या था, क्या था, तो किसी मतलब ठोस इकाई कोश में, है ना, परमाणु के द्वारा घेरा हुआ आयतन तथा उस ठोस के इकाई कोश के आयतन का अनुपात क्या कहलाता, संकुलन क्षमता कहलाता। यही पढ़ा था ना। तो पैकिंग फ्रैक्शन के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था कि पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू क्या, परमाणु का आयतन बटा में क्या, इकाई कोश का आयतन। तो इकाई कोश तो घन ही है ना, अर्थात परमाणु का आयतन, परमाणु की कुल संख्या है z बटा गोले का आयतन 4/3 πr³ अपॉन में क्या, a³। फॉर्मूला यही हर बार काम करेगा, ठीक है ना। अंतर सिर्फ क्या होगा, z और r। z का वैल्यू हम देख चुके हैं, z कितना था, 4, है ना, z कितना है, 4। तो दो चीज़ हमको पहले से पता है, z 4 है और r इज इक्वल टू √2/4a है। अभी पढ़े ना कि फलक केंद्रित इकाई कोश में उपस्थित परमाणु के त्रिज्या और घन के लंबाई के बीच का जो संबंध है वो कितना है, √2/4 इंटू a, है ना, √2/4 इंटू a। तो इसी √2/4 इंटू a और z की वैल्यू को इसमें रख देना और पैकिंग फ्रैक्शन निकाल देना। सो पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू z की वैल्यू 4 इंटू 4/3 पाई r³ r की जगह पर √2/4 इंटू a³ अपॉन में a³ इक्वल टू 4 4 जाए 16/3 पाई इंटू √2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2√2 a³ बटा 4 का क्यूब 64 इंटू a³। यही है ना। अब जो एक जैसा है उसको कट कर दे, देखिए a³ से a³ कट गया, 16 चक 64, 2 दूनी 4, ठीक है ना। तो क्या बच गया, ऊपर पाई बच गया, √2 बच गया, नीचे 3 बच गया और 2 बच गया। तो ऊपर बच गया √2 पाई बटा 6, उसमें से पाई बटा 6 था, इसमें √2 पाई बटा 6। इसका मतलब यहाँ से आपको एक रिलेशन मिल सकता है। क्या रिलेशन मिल सकता है, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ FCC इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूब। लिख सकते हो ना बेटा। इसका हिंदी क्या होगा, देखिए इसका होगा क्या, फलक केंद्रित इकाई कोश के संकुलन क्षमता आद्य घन के संकुलन क्षमता का कितना गुना अधिक है, √2 गुना अधिक है। यही ना इसका मतलब होगा। और इसी को अगर आप प्रतिशत में निकालते हैं तो पैकिंग एफिशिएंसी PE इज इक्वल टू पैकिंग फ्रैक्शन गुना 100, तो कितना हो जाएगा, √2 गुना पाई बटा 6 गुना 100, ठीक है ना। √2 का वैल्यू कितना है, 1.414, पाई का वैल्यू 3.14 डिवाइडेड बाई 6 गुना 100। सबको सॉल्व कीजिएगा, कितना प्रतिशत आ जाएगा, 74%। मतलब फलक केंद्रित घन का 74% भाग क्या है, भरा हुआ है। तो खाली स्थान कितना, 100 माइनस 74, ठीक है ना। खाली स्थान कितना, 100 माइनस 74। तो खाली स्थान का प्रतिशत 100 माइनस 74 इक्वल टू 26%। यानी घन का 26% भाग खाली है, 74% भाग भरा हुआ है। अर्थात आद्य घन के तुलना में फलक केंद्रित घन सघन घन है। कैसा घन है, सघन घन है। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना। तो ये था इस टॉपिक का आखिरी कहानी। कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक, बोलिए कोई डाउट तो मैं समझा दूँ। हाँ, इंग्लिश वाला हिंदी में तो लिख देंगे, समझ में आया ना। हाँ। है ना, देखो समझो, इंग्लिश वाला हिंदी यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना। क्या आ गया, देखो मैंने लिखा है क्या, फलक केंद्रित घन का
संकुलन क्षमता बराबर है √2 गुना आद्य घन का संकुलन क्षमता। ठीक है ना? और कोई डाउट है? नहीं ना? समझ में आया ना? ठीक है बेटा, हाँ कर दे उसको बंद।